हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपना स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो लूसेंट सीरीज में आप सभी लोग को पता ही है कि हम लोग लूसेंट पढ़ रहे हैं। उसमें से केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक है धातुएं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, धातुएं क्या है। तो ऐसे तत्व हाइड्रोजन के अतिरिक्त जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धन आयन प्रदान करते हैं धातु कहलाते हैं। अर्थात ऐसे सभी तत्व, लेकिन उसमें एक्सेप्शन है। कौन एक्सेप्शन है? तो वो है हाइड्रोजन। भले ही वो पहला वर्ग और पहला आवर्त में हो, परंतु यह एक तरह से एक्सेप्शन है, क्योंकि यह अधातु के जैसा भी इसके गुण जो होते हैं अक्रिय गैसेस, उसके जैसा भी शो करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धन आयन प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखते हैं उसको धातु कहलाते हैं। धातुएं सामान्यतः चमकदार होती हैं, आघातवर्ध होती हैं और तन्य होती हैं। आघातवर्ध कहने का अर्थ ये है कि उसको अगर हम पीट रहे हैं ना, किसी भी आघात दे रहे हैं, मतलब चोट पहुंचा रहे हैं हम, तो वो टूट नहीं जा रही हैं, वो क्या होती हैं, बल्कि वो चोटें सह लेती हैं और उसके बाद जिस तरीके से उसको ढालना चाहते हैं वैसे हम ढाल सकते हैं धातुओं को। वहीं तन्य कहने का अर्थ है कि उसको खींच सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई धातु है, तांबा ही है, उसको हम खींच के लंबा वायर बनाना चाहते हैं तो उसको तन्य मतलब तान सकते हैं, उसको लंबा हम खींच सकते हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो टूट जाएगा। ठीक, तो धातुएं चमकदार होती हैं, आघातवर्ध होती हैं और तन्य होती हैं, अर्थात इनसे कुछ भी बनाया जा सकता है। इसीलिए धातुएं बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी हो जाती हैं। धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं। धातुएं जो होती है ऊष्मा की भी और विद्युत की भी, दोनों की सुचालक होती हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं। चांदी विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। कहने का अर्थ ये है कि चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। चांदी में बहुत अच्छे से विद्युत प्रवाहित होता है। धातुओं में विद्युत चालकता घटते क्रम में होती है। धातुओं में जो विद्युत चालकता होती है वह घटते क्रम में होती है, अर्थात कि सबसे ज्यादा विद्युत चालकता चांदी में होती है, देन सेकेंड तांबा में, थर्ड एल्यूमिनियम और फोर्थ टंगस्टन में होती है। तो सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक चांदी, फिर तांबा और एल्यूमिनियम, उसके बाद है टंगस्टन। चांदी की उच्चतम ऊष्मीय चालकता और उच्चतम प्रकाश परावर्तन होता है। चांदी की ऊष्मीय चालकता उच्चतम होती है, हाई होती है, और उसका उच्चतम प्रकाश परावर्तन भी होता है। नोट है कि भार से भार के आधार पर एल एल्यूमिनियम की चालकता कॉपर से दोगुनी होती है। अगर भार देखा जाए, मान लीजिए कि 5 ग्राम एल्यूमिनियम है और 5 ग्राम ही कॉपर है, तो उस केस में क्या होगी कि जो एल्यूमिनियम की चालकता होती है वो कॉपर से दोगुना होती है। अगर सेम उनके अमाउंट हो तो ऐसे क्या होती है, यहाँ पे देखिए ऐसे क्या है, ऐसे हमारा तांबा जो है, कॉपर जो है, वो एल्यूमिनियम से ज़्यादा सुचालक है। परंतु अगर भार के आधार पर देखा जाए कि दोनों का भार 5-5 ग्राम ले लिए, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि एल्यूमिनियम कॉपर से ज़्यादा अधिक सुचालक दोगुना होता है, लेकिन कॉपर ज़्यादा सुचालक ऐसे होती है एल्यूमिनियम से। सीसा की ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता सबसे कम होती है। सीसा में सबसे कम विद्युत और ऊष्मीय की चालकता होती है। ठीक है, धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति जो होती है वो क्षारीय होती है। अगर धातु जैसे सोडियम है तो सोडियम के साथ NaOH हो जाएगा, या फिर जो भी है पोटेशियम KOH, तो हाइड्रोक्साइड मिला देते हैं तो वो कैसी प्रवृत्ति शो करती है, क्षारकीय, अर्थात कि तीखा या कड़वा होता है, ना कि खट्टा। ठीक है, अपवाद के स्वरूप पे, अपवाद वाला याद करना है जरूर। अपवाद के स्वरूप में है क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3। क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3, इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो अम्लीय होती है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम, जिंक एवं लेड के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। एल्यूमिनियम, जिंक और लेड के जब ऑक्साइड बनते हैं तो यह उभयधर्मी एम्फोटेरिक होते हैं, अर्थात कि यह एक तरह से उभयधर्मी रेडॉक्स अपक्रिया कहने का अर्थ यह है यहाँ पे कि वह अम्ल और क्षार दोनों के साथ अपक्रिया कर लेते हैं। तो एल्यूमिनियम, जिंक और लेड जो है वो उभयधर्मी है, एम्फोटेरिक, अर्थात कि वह अम्ल के साथ भी अपक्रिया करते हैं और क्षार के साथ भी। वहीं क्रोमियम जो ऑक्साइड है, तो कहने के लिए क्रोमियम तो धातु है, परंतु इसकी प्रकृति कैसी है? अम्लीय होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि धातुएं जो होती हैं प्रायः तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित कर देते हैं। धातुएं प्रायः तनु अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं, जैसे कि तांबा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और मान लीजिए यहाँ पे कॉपर है प्लस HCl, इन दोनों में अपक्रिया कराया जाए तो तांबा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया नहीं करती है। इस चीज़ को यहाँ पे याद कर लेना है। लेकिन जनरली क्या होती है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कॉपर की जगह पे
यहाँ पे हम ले लिए सोडियम, तो सोडियम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, सोडियम यहाँ से NaCl बना लेगा और हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा। अर्थात कि यहाँ पे ये क्या करता है, यहाँ पे हाइड्रोजन को विस्थापित कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए वही बोल रहा है कि धातुएं प्रायः क्या करते हैं, तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित कर देते हैं, जैसे NaCl सोडियम ने किया। परंतु यहाँ पे जो कीवर्ड है, जो याद करने वाला पॉइंट है, वो ये है कि तांबा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया नहीं करते। तो हर चीज में एक्सेप्शन है, यहाँ भी एक्सेप्शन है, तो हम लोग को एक्सेप्शन पे ध्यान देना है बस, ठीक है। सबसे हल्की धातु कौन है, तो पीरियोडिक टेबल में सबसे हल्की धातु है वो है लिथियम। वहीं सबसे भारी धातु कौन सी है, तो सबसे भारी धातु है ऑस्मियम। सबसे हल्के लिथियम, सबसे भारी ऑस्मियम और सबसे कठोर धातु है क्रोमियम। धातु का बात हो रहा है, सबसे कठोर तो वैसे है हीरा, सबको पता है, परंतु यहाँ पे धातु का बात हो रहा है। तो सबसे कठोर है क्रोमियम, सबसे भारी है ऑस्मियम और वहीं सबसे हल्का है लिथियम, ठीक है। धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है, आखिर धातु हमें मिलती कहाँ से हैं, जिसका इतना उपयोग है हमारे जीवन में, वो कहाँ से मिलते हैं। पृथ्वी की भूपर्पटीय धातुओं का मुख्य स्रोत होता है। भूपर्पटी में मिलने वाले धातुओं में एल्यूमिनियम 7% होती है, वहीं लोहा 4%, कैल्शियम 3% और पहला, द्वितीय और तृतीय स्थान रखता है। अर्थात कि भूपर्पटी में सबसे ज्यादा जो मिलता है वो है एल्यूमिनियम 7%, सेकेंड नंबर पे है लोहा 4% और थर्ड पे है कैल्शियम 3%, एल्यूमिनियम 7%, लोहा 4% और कैल्शियम है 3%। खनिज अर्थात मिनरल्स, तो भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं। भूपर्पटी में नेचुरली जो मिलता है तत्व या यौगिक, उसको खनिज कहते हैं। नोट है यहाँ पे कि जलयोजन हाइड्रेशन की प्रक्रिया में कुछ खनिज जल को अवशोषित करते हैं, प्रसारित होते हैं और परिवर्तित हो जाते हैं। तो हाइड्रेशन या जल योजन की प्रक्रिया में कुछ खनिज जल को अवशोषित कर लेता है, प्रसारित होता है और फिर परिवर्तित फाइनली जाकर के हो जाता है। अयस्क क्या है, तो ओर्स वे खनिज जिनसे धातुओं को सुगमता पूर्वक तथा लाभकारी रूप से निष्कर्षित किया जाता है, अयस्क कहलाता है। अयस्क कहने का अर्थ ये है कि जैसे हम जमीन के अंदर से कोई भी धातु निकालते हैं, तो वो सिर्फ धातु प्योरली, हमें धातु से सोना है तो सोना डायरेक्ट थोड़े मिल जाएगा, या चांदी, कहीं ऐसे नहीं होता है। उनके साथ कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनका उपयोग नहीं होता है, तो उन सबको मिला करके अयस्क कहा जाता है। और इस अयस्कों से बहुत सारे प्रोसेस हैं जिनके माध्यम से हम धातुओं को निकालते हैं। जैसे कि पेट्रोलियम में निकालना है तो वो अयस्क रहता है, लेकिन हम कैसे निकालते हैं, प्रभावी आश्रयण करके, ठीक है। फिर ये धातु कर्म या मेटलर्जी, तो मेटलर्जी क्या होता है, तो जब अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण किया जाता है, अर्थात जब धातु हम निकालते हैं तथा परिष्करण में सम्मिलित विभिन्न प्रक्रमों को धातु कर्म कहते हैं। धातु कर्म अर्थात धातु को निकालने की प्रोसेस, धातु को कर्म के योग्य अर्थात कार्य करने के योग्य बनाने के लिए जो उसको हम प्रोसेस करते हैं, वही है धातु कर्म। नाम से ही हमें समझना है, ठीक है, ताकि हमें बाद में अलग से याद ना करना पड़े। तो धातु कर्म अर्थात कहने का अर्थ है कि धातु से कार्य कराना। तो धातु कब कार्य करेगा, जब वो प्योर हो जाएगा, जब वो शुद्ध हो जाएगा। तो धातु को शुद्ध करने के लिए हम प्रोसेस करेंगे ना, अयस्क से निकालने के लिए, तो हम जो पूरा प्रोसेस करते हैं वही धातु कर्म है, अर्थात धातु को कर्म के योग्य बनाना ही धातु कर्म है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेटालर्जी। गैंग क्या होती है, तो गैंग जो होती है वो अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को गैंग कहते हैं। तो अयस्क में जो भी अशुद्ध पदार्थ होता है, इसी गैंग को हम निकालते हैं धातु कर्म के द्वारा। तो जो अशुद्धि है उसको गैंग कहा जाता है इसके भाषा में, ठीक है। वही फ्लक्स क्या होती है, तो जब अयस्क में मिले गैंग अशुद्ध पदार्थ को हटाने के लिए बाहर से मिलाए गए पदार्थ को फ्लक्स कहते हैं। कभी कभी क्या होती है ना कि डायरेक्ट जो होते हैं, जो वेस्टेड मटेरियल जो गैंग है वो डायरेक्ट नहीं निकलता है, तो ऐसा कोई पदार्थ मिला जाता है जो गैंग के साथ क्रिया कर ले और फिर उसको आसानी से बाहर निकाला जा सकते। तो जो हम बाहर से मिलाते हैं, मतलब ये भी अशुद्धि ही है। फ्लक्स बाहर से मिलाए जाने वाली अशुद्धि है, गैंग जो है वो ओरिजिनल अशुद्धि है जो कि अयस्क के साथ ही आता है। तो गैंग जो है अयस्क के साथ आने वाला अशुद्धि है, ओरिजिनल अशुद्धि है, और फ्लक्स जो हम अपना अशुद्धि पदार्थ मिला रहे हैं, ठीक है। धातु मल क्या होती है, स्लैग क्या होती है, तो गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से बने पदार्थ को धातु मल कहता है। भैया मल मतलब क्या हुआ, मल मतलब गंदगी। तो अब उसकी गंदगी भी बाहर की गंदगी दोनों मिल गया तो बहुत ज्यादा बड़ा गंदगी हो गया। तो गंदगी प्लस गंदगी मल, धातु मल धातु के साथ मिला हुआ गंदगी मल है तो धातु मल, ठीक है, स्लैग। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्लैग बोलेंगे।
वही है निस्तापन। निस्तापन क्या होती है, कैल्सिनेशन क्या होती है। तो इस प्रक्रिया में धातु के अयस्क को उसके द्रव्यरांक मेल्टिंग पॉइंट से नीचे के ताप पर गर्म किया जाता है ताकि अयस्क में मिले वाष्पशील अशुद्धियां दूर हो जाए। कहने का अर्थ ये है कि जो धातु है, तो धातु का मतलब जो गलने का पॉइंट है ना, उससे थोड़ा सा कम ताप पर ही उसको क्या होती है, गर्म किया जाता है, ताकि उसमें जो छोटे मोटे मतलब छोटा मोटा जो वाष्पशील अशुद्धियां हैं जो उससे धातु से पहले ही गल जाएंगी या फिर वो भाप के रूप में उड़ जाएंगे, तो उसको प्राप्त करने के लिए हम कैल्सिनेशन या फिर निस्तापन किया जाता है। इसी से थोड़ा सा अपोजिट है फर्जन या रोस्टिंग। तो इस प्रक्रिया में क्या होती है कि धातु के अयस्क को गर्म हवा की उपस्थिति में उसके द्रव्यरांक से नीचे के ताप पर गर्म करते हैं ताकि इसमें मिली अशुद्धि ऑक्सीकृत हो जाए। तो यहाँ पे क्या था कि बिना ऑक्सीजन उपस्थिति रहे या ना रहे यहाँ मैटर नहीं कर रहा है निस्तापन में, परंतु यहाँ पे क्या है, भर्जन के क्रिया में यहाँ पे उसको गर्म हवा की उपस्थिति में कह रहा है, क्योंकि उसको ऑक्सीकृत करना है तो ऑक्सीजन की उसमें उपस्थिति की आवश्यकता होती है। तो भर्जन में निस्तापन जैसा ही है, उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है। ठीक है। क्रिया में धातु कोक एवं फ्लक्स की उपस्थिति में उसके द्रव्यरांक से ऊपर के ताप पर गर्म करते हैं और इसके परिणाम स्वरूप हमें शुद्ध धातु प्राप्त होती है। अर्थात कि स्मेल्टिंग एक क्या है, प्रोसेस है। स्मेल्टिंग एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से कोक एवं फ्लक्स की उपस्थिति में अगर कोई मान लीजिए कि धातु है या कोई पदार्थ है, उसके द्रव्यरांक मान लीजिए वो 50 डिग्री पे वो गल जा रही है, तो उससे थोड़ा सा ऊपर के ताप पे गर्म किया जाएगा और उसके बाद फाइनली क्या होती है कि शुद्ध धातु को प्राप्त कर लिया जाता है। तो स्मेल्टिंग एक प्रोसेस है जो कि कोक एवं फ्लक्स की उपस्थिति में होती है और द्रव्यरांक की ऊपर के ताप पर गर्म किया जाता है। अयस्क का सांद्रण। तो यहाँ पे अयस्क का सांद्रण 3 प्रकार से दिया हुआ है। उच्च अपक्रियाशील धातु जो होती है, मध्यम अपक्रियाशील धातु और फिर निम्न अपक्रियाशील धातु होते हैं। तो 3 प्रकार के धातुओं को लेकर के यहाँ पे चर्चा किया गया है। अयस्क का सांद्रण कैसे किया जा सकता है, अर्थात कि उनमें से जो अयस्क होते हैं, जो उनमें से अशुद्धियां होती हैं, उनमें से शुद्ध धातु कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो शुद्ध धातु को प्राप्त करने के लिए हम धातुओं को 3 कैटेगरी में बांटा गया है यहाँ पे, उच्च अपक्रियाशील, मध्यम अपक्रियाशील और फिर निम्न अपक्रियाशील। तो देखिए यहाँ पे जब उच्च अपक्रियाशील वाले धातु होगी उसको किस प्रकार से शुद्ध किया जाता है। तो गलित धातु का विद्युत अपघटन करके और उसके बाद फिर जाके शुद्ध धातु प्राप्त होता है। तो अगर धातु बहुत ज्यादा अपक्रियाशील है तो उस केस में क्या होती है कि धातु का विद्युत अपघटन किया जाता है और विद्युत अपघटन के माध्यम से शुद्ध धातु प्राप्त होते हैं। और आप लोगों को पता है कि विद्युत अपघटन कैसे होता है। विद्युत अपघटन वही वाला कंसेप्ट है जैसे कि यहाँ पे एक कोई अम्ल लिया जाता है बैटरी में और फिर यहाँ पे कोई अम्ल H2SO4 या HCl कुछ भी डाल दिए नौशादर वगैरह, यहाँ पे एनोड और कैथोड, ये हो गया एनोड और ये हो गया कैथोड। तो एक पर उसके साथ जो शुद्ध होगा वो जमा हो जाएगा और एक पर यहाँ पे शुद्ध धातु जमा हो जाती है। तो यही है विद्युत अपघटन। तो जो धातुएं ज्यादा अपक्रियाशील होती हैं उनको विद्युत अपघटन के माध्यम से अलग किया जाता है। वही मध्यम अपक्रियाशील जो धातु होती है उनके लिए क्या है, उनको कैसे अलग किया जाता है, पृथक किया जाता है। तो मध्यम अपक्रियाशील के लिए 2 प्रकार से कार्बोनेट अयस्क और दूसरा है सल्फाइड अयस्क के मिला के होता है। तो इसमें कार्बोनेट अयस्क का निस्तापन के माध्यम से और फिर सल्फाइड अयस्क को भर्जन के माध्यम से अलग किया जाता है। हम लोग अभी पढ़े थे निस्तापन क्या होती है, भर्जन क्या होती है। तो भर्जन में क्या होती है ना कि वायु की उपस्थिति में उसको धातु का ऑक्साइड बनाया जाता है और निस्तापन में जरूरी नहीं है कि वायु की उपस्थिति हो और यहाँ पे धातु का ऑक्साइड बनता है और उसके बाद फिर धातु का अपघटन होती है और फिर जाके फाइनली धातु का शोधन हो जाती है। कहने का अर्थ है कि फिर फाइनली धातु प्राप्त कर ली जाती है। अब निम्न अपक्रियाशील जो धातु होते हैं उनको किस प्रकार से किस तरीके से परिष्कृत किया जाता है। तो निम्न अपक्रियाशील धातु जो होते हैं उनको सबसे पहले सल्फाइड अयस्क है और उसके बाद इसका भर्जन होता है, फिर धातु फिर परिष्करण। तो देखिए मध्यम में सल्फाइड अयस्क भर्जन वाला प्रोसेस था, वही निम्न में भी होता है। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे।
अयस्क से धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त चरण। तो अयस्क से धातु निष्कर्षण करने में कौन कौन से स्टेप फॉलो करते हैं, क्या क्या हम लोग प्रक्रिया अपनाते हैं, उसको यहाँ पे दिया गया। तो देखिए यहाँ पे धातु है 3 कैटेगरी में है ना। एक है यहाँ पे बहुत अपक्रियाशील। आप सभी लोग को पता है कि जो पहले और दूसरे आवर्त में होते हैं, वर्ग में होते हैं, वो बहुत अपक्रियाशील हैं। और इनके अपक्रियाशील होने की टेंडेंसी इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि इनके बाह्यते जो कक्षा होती है ना, इनकी संयोजकता होती है 1 1 1 ऐसे करके होती है, इसका 2 इसका 3 होता है, ठीक है। तो जब बाहरी सेल में 1 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो और बहुत दूर होते हैं, नाभिक से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, तो उनकी प्रवृत्ति होती है कि वो अपनी जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है उसको त्याग करके वो स्वतंत्र हो जाए, मुक्त हो जाए, अक्रियता को ग्रहण कर ले। तो इनका निष्कर्षण होती है विद्युत अपघटन से होती है, जो कि अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर है जो सेकेंड वाला कि मध्यम वाला जो होता है, मध्यम अपक्रियाशील धातुएं होती हैं, जैसे जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया, कॉपर। तो इन सभी का अपचयन किया जाता है कार्बन का उपयोग करके, अर्थात इनके साथ कार्बन से अपक्रिया करा करके इनको अपचयित किया जाता है और उनसे ऑक्साइड निकाल करके इनको शुद्ध बना दिया जाता है। फिर लास्टली है बहुत ही कम अपक्रियाशील, जैसे कि सोना और चांदी। तो चूंकि हम लोग देखते हैं कि सोना और चांदी इसलिए ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनका अगर बाहर ये रहें तो बहुत ही कम ये अभिक्रिया करते हैं, इसलिए आभूषण बहुत इनके बनते हैं, क्योंकि आभूषण क्या होती है इनके, हम बहुत लंबे समय तक चमकदार बनी हुई रहती है, उनका क्षरण नहीं होता है। तो ये प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित होते हैं डायरेक्ट, सोना और चांदी, ठीक है। तो इनका निष्कर्षण या तो विभाजन से कीजिए या फिर डायरेक्ट हो, ये ऑलरेडी ऐसे उपस्थित होता है। सक्रियता की श्रेणी, तो अब यहाँ पे दिया हुआ है सक्रियता की श्रेणी की कौन कितना सक्रिय है, कौन सा धातु, कैसे पता चलेगा। तो सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। कहने का अर्थ ये है, अवरोही क्या होती है, घटते हुए क्रम में, आरोही होती है बढ़ते हुए। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा सक्रिय, उससे कम सक्रिय, उससे कम, ऐसे करके उसको व्यवस्थित किया जाता है। नेक्स्ट है कार्बोनेट, जो अयस्क होते हैं, जैसे कि हम लोग मध्यम अपक्रियाशील वाला धातु का निष्कर्षण करेंगे, उसमें कार्बोनेट अयस्क मिलाए जाते हैं, ठीक, कार्बन से अपक्रिया कराई जाती है, उसको फिर निस्तापन कैल्सिनेशन द्वारा धातु का ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। कार्बन मिला करके कार्बोनेट मिल अयस्क बना करके उसको फिर यहाँ पे देखिए लिया है ना, कार्बन के उपयोग से अपचयन होते हैं, उसके बाद फाइनली उसको धातु का ऑक्साइड बनाया जाता है और सल्फाइड अयस्क जो होते हैं उनको भर्जन द्वारा धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। तो डिपेंड करता है कि कौन धातु कार्बोनेट बना रहा है, कौन धातु सल्फाइड बना रहा है। तो जो कार्बोनेट बनाएगा उसको कार्बोनेट बना करके निस्तापन से अलग करेंगे और जो सल्फाइड बनाएगा उसको भर्जन के द्वारा अलग कर लिया जाता है। और फाइनली इन दोनों का निस्तापन और फिर भर्जन का लास्ट उत्पाद निकलता है धातु का ऑक्साइड। तब धातु के ऑक्साइड से भी तो हमें धातु निकालनी है ना, तब उसका स्टेप दिया हुआ है कि धातु ऑक्साइड को कार्बन, एल्यूमिनियम और विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा धातु में अपचयित कर लिया जाता है। तो फिर फाइनली जो धातु ऑक्साइड मिलता है या तो उसको कार्बन या एल्यूमिनियम या फिर विद्युत अपघटन के माध्यम से अलग अलग कर लिया जाता है, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम तथा कैल्शियम धातुओं को उनके गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन द्वारा निष्कर्षित किया जाता है। यहाँ पे कह रहा है कि सोडियम, पोटेशियम जो कैल्शियम है, जो कि बहुत सक्रिय धातुएं मानी जाती हैं, तो ये सक्रिय धातुएं जो है ना, इनको गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन द्वारा, अर्थात इनको विद्युत अपघटन एनोड कैथोड के माध्यम से अलग किया जाता है। जबकि एल्यूमिनियम धातु को उसके गलित ऑक्साइड के विद्युत अपघटन द्वारा निष्कर्षित किया जाता है। तो इन सबको ना विद्युत अपघटन से ही निकाला जाता है, परंतु कह रहा है ये कि इसमें क्लोराइडों का उसके उपयोग होता है विद्युत अपघटन के रूप में, और यहाँ पे एल्यूमिनियम के केस में होता है ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, जैसे Al2O3, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि गलित लवणों के विद्युत अपघटन के दौरान शुद्ध धातु कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। तो वहीं जब कैथोड एनोड करके और नीचे कोई अम्ल रहता है, कोई भी अम्ल हो सकता है, डिपेंड करता है किस धातु के लिए कौन अम्ल चाहिए, जैसे किसी के लिए नौशादर तो किसी के लिए एशिया,
किसी के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग होता है। फाइनली जा करके अब विद्युत प्रवाहित करने पे ये कैथोड पे जा करके जमा हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे धातुओं की अपक्रियाशीलताएं दिया हुआ है घटते हुए क्रम में, और इसको हम लोग को याद करना है। क्यों करना है? क्योंकि एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पूछ देता है कि जैसे मान लीजिए नहीं भी पूछा तो आपको दे देगा कोई कैल्शियम का, मतलब CaCO3 समथिंग दे दिया, और कोई KOH दे दिया। तो अगर इन दोनों में अपक्रिया कराएंगे तो पूछेगा कौन किसको रिप्लेस कर रहा है, तो सबसे अधिक अपक्रियाशील जो ऊपर है क्या वही ना रिप्लेस करेगा नीचे को। तो समझने वाली बात है। तो क्रम हमको पता होगा, हम लोग को नहीं अपक्रिया आता है तो हम लोग नहीं निकाल लेंगे कि हाँ ये ऊपर है इससे, तो इसका मतलब ये उसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको याद कर लेंगे। तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील है पोटेशियम, सबसे ज़्यादा पोटेशियम, फिर है सोडियम। ठीक है, सबसे ज़्यादा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। हम लोग आयरन को ना बीच में मान लेंगे। ठीक है, ऐसे रखिए, आयरन को हम लोग बीच का भाग मानते हैं। आप इसके ऊपर याद करेंगे और उसके नीचे। ठीक है, उसके ऊपर कितना हुआ? 3 3 6, उसके नीचे हुआ 3 1 2 3 5 5 ही हुआ ना। हाँ ठीक है, तो आयरन को बीच में माना गया है। तो ऊपर देखिए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, यहाँ 3 तो ऐसे हम लोग को याद ही है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम। उसके बाद 3 पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम हो गया। उसके बाद 3 है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। फिर आ जाएगा आयरन। आयरन के बाद अब शुरू होता है, देखिए सीसा, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, Ag। यहाँ पे Hg लास्ट वाला है। ठीक, Hg लास्ट में है, Au भी है। ठीक है, तो 6 हो गया, 6 है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 6 है। तो यहाँ पे हम लोग माने थे आयरन को ना बीच में। हाँ, तो यहाँ पे देखिए लास्ट में Hg, Ag, Au। तो हम लोग को सबको पता है, लास्ट में हम लोग याद कर लेंगे पारा, और फिर चांदी, और फिर सोना। सबसे कम अपक्रियाशील सोना होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा सोना कॉस्टली भी होता है। तो पारा, चांदी, सोना हम लोग को लास्ट का 3 लगभग याद हो गया। अब यहाँ पे लोहा है, तो लोहा के 3 है जस्ट नीचे। तो सीसा, हाइड्रोजन और कॉपर, बस 3 याद करना है, सीसा, हाइड्रोजन और कॉपर। सीसा, हाइड्रोजन, कॉपर, सीहता नहीं, ऐसे नहीं याद करेंगे, छोड़िए हटिए। इसको क्या ट्रिक बनाना है, ऐसे याद कर लेना है, सीसा, हाइड्रोजन, कॉपर। यहाँ पे लोहा के जस्ट ऊपर क्या हो जाएगा? ऊपर तो याद किए थे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, और जस्ट ऊपर लोहा के जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। जो ऊपर से याद करेंगे तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। फिर आयरन, उसके बाद सीसा, हाइड्रोजन, तांबा, सीसा, हाइड्रोजन, तांबा। लास्ट का तो याद है पारा, चांदी, सोना। सीसा, हाइड्रोजन, तांबा, पारा, चांदी, सोना। सीसा, हाइड्रोजन, तांबा, पारा, चांदी, सोना। ठीक है, बस मन में बैठा लेना है। चलिए, पोटेशियम की खोज हम्फ्री डेवी ने की थी। पोटेशियम की खोज किसने किया है? तो हम्फ्री डेवी ने किया है। यहाँ पे प्रमुख धातुएं और उनके अयस्क दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये तो पूछता ही है इससे क्वेश्चन ना, प्रमुख धातु और उनके अयस्क। चिली साल्ट पीटर किसका अयस्क है? तो सोडियम का। चिली साल्ट पीटर अयस्क है सोडियम का। ट्रोना भी सोडियम, बोरेक्स सोडियम, साधारण नमक, कॉमन साल्ट तो सोडियम का पता ही है। चिली साल्ट पीटर, ट्रोना, बोरेक्स। चिली साल्ट पीटर, ट्रोना, बोरेक्स। चिली साल्ट पीटर, ट्रोना और बोरेक्स सोडियम का अयस्क है। एल्यूमिनियम का अब हम लोग देखेंगे तो एल्यूमिनियम में कितने हैं? बॉक्साइट, कोरंडम, फेल्सपार, क्रायोलाइट, एल्यूनाइट, काओलिन। एल्यूनाइट एल्यूमिनियम का हो गया। ठीक है, काओलिन भी हो जाएगा एल्यूमिनियम का। क्रायोलाइट भी, क्रायोलाइट और कायोलिन एक जैसा है, तो क्रायोलाइट, कायोलिन, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जैसा लग भी नहीं रहा है, लाइट लीन ऐसे करके, तो ऐसे कुछ याद कर लेना। एल्यूमिनियम का क्रायोलाइट, काओलिन, एल्यूनाइट। ठीक है, ये तीनों एक ही जैसा लग रहा है, एल्यूमिनियम जैसे। क्रायोलाइट, एल्यूनाइट, काओलिन एल्यूमिनियम का हो गया। कोरंडम पता ही, एल्यूमिनियम बॉक्साइट भी है, फेल्सपार भी है। तो फेल्सपार, कोरंडम, बॉक्साइट जो है ये तीनों एल्यूमिनियम का है। क्रायोलाइट, एल्यूनाइट, काओलिन भी एल्यूमिनियम का ही है। बॉक्साइट, कोरंडम, फेल्सपार भी एल्यूमिनियम का है। चलिए नेक्स्ट है
बार बार इसको पढ़ेंगे ना तो याद हो जाएगा। पोटेशियम के दो अयस्क हैं, नाइटर और कार्नेलाइट। नाइटर और कार्नेलाइट। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ना कंफ्यूजन हो सकता है क्रायोलाइट और कार्नेलाइट में। तो क्रायोलाइट एल्यूनाइट काओलिन था एल्यूमिनियम का, वहीं पोटेशियम का है नाइटर एंड कार्नेलाइट है। कार्ने है ना कि कार्नेलाइट और नाइटर, ठीक है। कार्नेलाइट और नाइटर पोटेशियम हो गया। वही मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीसाइट, ठीक है। डोलोमाइट, इप्सम लवण, किसेराइट और कार्नेलाइट। इसमें आइट आइट करके सब में है, देखिए यहाँ पे आइट। मैग्नीशियम में क्या है, लास्ट में आइट, आइट आइट करके लगा हुआ है ना, तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम का मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, इप्सम लवण, किसेराइट, आइट है ना, कार्नेलाइट। और यहाँ पे देखिए कार्नेलाइट पोटेशियम और मैग्नीशियम दोनों का है। इसको देखिए यहाँ पे, इसको ध्यान देना है। कार्नेलाइट में पोटेशियम भी है और कार्नेलाइट में मैग्नीशियम भी है, क्योंकि इसका जो सूत्र है वो है KCl और 6H2, इसीलिए इसमें ना कार्नेलाइट में पोटेशियम भी है, उसके साथ साथ मैग्नीशियम भी है, ठीक है। क्रायोलाइट एल्यूमिनियम का था, उसमें कंफ्यूजन नहीं करना है। मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, इप्सम लवण, किसेराइट और कार्नेलाइट मैग्नीशियम का है। मैग्नेसाइट मेरे साथ आप लोग पढ़िए, ठीक है, उसको बार बार रिकॉल कीजिए, हो जाएगा याद। मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, इप्सम लवण, किसेराइट, कार्नेलाइट। मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, इप्सम लवण, किसेराइट और कार्नेलाइट मैग्नीशियम, ठीक है। नेक्स्ट कैल्शियम। तो कैल्शियम में है डोलोमाइट। मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों में कॉमन है, तो कॉमन वाला ध्यान रखना है। कॉमन है यहाँ पे डोलोमाइट, है ना। तो डोलोमाइट क्यों कॉमन है, क्योंकि इसमें देखिए CH3 भी है, MgCO3 भी है, तो डोलोमाइट और मैग्नीशियम भी है और कैल्शियम भी है। उसके अलावा कैल्साइट है, जिप्सम है। तो जिप्सम कैल्साइट तो हम लोग को पता ही है, और जिप्सम का यहाँ पर रासायनिक सूत्र याद कर लेना है, क्योंकि सी पूछता है CaSO4 × 2H2O। तो जिप्सम का होता है CaSO4 × 2H2O होता है। फ्लोरस्पार, फ्लोरस्पार भी कैल्शियम का है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकेट एंड एस्बेस्टस, ये सब कैल्शियम का है। डोलोमाइट जो कि कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों में कॉमन था। वहीं पे हम लोग देखे थे कार्नेलाइट, तो कार्नेलाइट भी पोटेशियम और मैग्नीशियम दोनों में कॉमन था। इसके अलावा कैल्शियम का है कैल्साइट, डोलोमाइट, जिप्सम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकेट या एस्बेस्टस, ठीक है। स्ट्रांसियम देखिए तो कितना आसान है। स्ट्रांसियम का स्ट्रांसियनाइट और सिलिस्टाइन, इसी के नाम पे स्ट्रांसियनाइट और सिलिस्टाइन। स्ट्रांसियम का एस्क है स्ट्रांसियनाइट एंड सिलिस्टाइन। वहीं तांबा का एस्क है क्यूप्राइट, कॉपर ग्लास एंड कॉपर पाइराइट। क्यूप्राइट, कॉपर ग्लास एंड कॉपर पाइराइट। क्यूप्राइट, कॉपर ग्लास और कॉपर पाइराइट है कॉपर का अयस्क है, ठीक है। धातुएं अयस्क एवं सूत्र, तो यहाँ पे भी है धातु और उसके अयस्क। सिल्वर, दो सिल्वर का अयस्क है रूबी सिल्वर एंड पायरागाइराइट और हार्न सिल्वर। सिल्वर का अयस्क है रूबी सिल्वर, पायरागाइराइट और हार्न सिल्वर। रूबी सिल्वर, पायरागाइराइट और हार्न सिल्वर है। सोना का है अयस्क है काल्वेराइट, सिल्वेनाइट। सोना का अयस्क है काल्वेराइट एंड सिल्वेनाइट, ठीक है। सोना का अयस्क है काल्वेराइट एंड सिल्वेनाइट, काल्वेराइट एंड सिल्वेनाइट। बेरियम का बेराइट, बेरियम का अयस्क है बेराइट। सिल्वर का है रूबी सिल्वर, पायरागाइराइट और हार्न सिल्वर है, ठीक है। बेरियम का बेराइट हो गया। जिंक का है जिंक ब्लेंड एंड कैलमाइन एंड जिंकाइट। जिंक का अयस्क है जिंक ब्लेंड, कैलेमाइन एंड जिंकाइट, कैलेमाइन एंड जिंकाइट, ठीक है। पारा का शनिवार, पारा का शनिवार। टीन का कैसिटेराइट, टीन का कैसिटेराइट। लेड का गैलेना, पता ही है लेड का गैलेना। एंटीमोनिक स्टिबनाइट, एंटीमोन स्टिबनाइट। कैडमियम ग्रेनोकाइट, कैडमियम ग्रेनोकाइट, कैडमियम ग्रेनोकाइट। बिस्मथ बिस्मुथाइट, बिस्मथ का बिस्मुथाइट। लोहा का हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, आयरन पाइराइट, कैल्कोपाइराइट। तो इसमें बस याद करना है लोहा में एक्स्ट्रा, ये सब हम लोगों को पता है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, आयरन पाइराइट और कैल्कोपाइराइट, ठीक है। तो कैल्कोपाइराइट आप लोग याद कर लीजिएगा।
क्योंकि कैल्कोबैराइट से कहीं से नहीं पता चल रहा है कि इसको लोहा कैस्ट होगा ना। देखिए कोबाल्ट का क्या होगा, स्मेल्टाइट। कोबाल्ट स्माइल कर रहा है तो स्मेल्टाइट, कोबाल्ट का स्मेल्टाइट। निकेल का मिलेराइट, निकेल का मिलेराइट, निकेल मिलेराइट। क्रोमियम क्रोमाइट, मैग्नीज पायरोलुसाइट, सिलोमिलिन मैग्नीज एंड यूरेनियम का कार्नेटाइट और पिच ब्लेंड। तो यूरेनियम का याद करना है कार्नेटाइट एवं पिच। देखिए ये कार्नेटाइट वाला कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि कार्नेटाइट है तो यूरेनियम है, ठीक है, यूरेनियम टाइट ही होता है। यहाँ पे कार्नेलाइट है तो वो किसका है, मैग्नीशियम का है, और फिर है पोटेशियम का। तो कार्नेलाइट है तो पोटेशियम मैग्नीशियम, कार्नेटाइट है तो यूरेनियम, ठीक है। वहीं डोलोमाइट है तो मैग्नीशियम और कैल्शियम का। आई होप कुछ याद हुआ होगा, दोबारा इसको देख लीजिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से संक्षारण स्टार्ट है धातुओं का, तो इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।